तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और आप लोगों का स्वागत है इस प्यारे से न्यारे से सेशन में। और एक बात बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रही है। तो आई होप कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मोटिवेशन दोगे। ठीक है, तो देखो आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, ठीक है, जो कि है स्टैंडर्ड 9 का, एंड उसका नाम है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो कल हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स का पार्ट 1 देख लिया, उसमें हमने पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझा जितने भी कंसेप्ट है। पहली चीज तो समझ लो कि एंडोजेनेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एंडोजेनेटिक यानी कि इंटरनल, ठीक है। और एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स का डेफिनेशन क्या है। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, इसका डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मूवमेंट caused by the forces coming from the origin of the earth is called as endogenetic movements. For example, this is your earth, ठीक है, और ये ओरिजिन है यहाँ का, यहाँ से लेके वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल, यहाँ पे जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं इंटरनल मूवमेंट्स, और इस ओरिजिन से लेके ये जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन सब मूवमेंट्स को फोर्सेस की वजह से जो हो रहे हैं इन सबको हम कहेंगे एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, फिर हमने ये नेपाल के अर्थक्वेक के बारे में बात देखी। नेपाल में एक ही दिन में 2 अर्थक्वेक आए थे, एक आया था 7.9 रिचर स्केल का और दूसरा आया था 6.6 रिचर स्केल का। दोनों में बस 80 मिनट का फर्क था, ये हमने देखा। और दोनों का ड्यूरेशन क्या था बच्चा लोग, 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक का ड्यूरेशन था, ये हमने देखा। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अर्थक्वेक कैसे होते हैं, वॉल्केनोस क्यों होते हैं देख लिया, एक्टिविटीज देख ली बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर हमने ये मेन बात देखी जिसको हमने हाईलाइट भी किया था, दैट इज earthquakes and volcanoes occur because of the instability in the interior of earth। यानी कि अर्थ के जो क्रस्ट है, ठीक है, जो नीचे का पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी इंस्टेबिलिटी हो गया तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज ऑकर हो जाते हैं। ये सब हमने बहुत अच्छे से कर देख लिया। फिर ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, मूवमेंट्स क्या क्या हो जाते हैं, क्या क्या होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म। मूवमेंट्स में क्या आता है, वेलोसिटी के क्या मूवमेंट्स होते हैं, स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स की वजह से क्या बच्चा लोग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स। एंड सडन मूवमेंट्स की वजह से क्या हो जाता है बच्चा लोग, क्या ऑकर होता है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। डायरेक्शन की वजह से कौन से मूवमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट्स एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स। एंड लैंडफॉर्म कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होते हैं एंड माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। माउंटेन्स दो टाइप में बिल्ड होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स एंड फॉल्टिंग माउंटेन्स। फोल्डिंग माउंटेन्स हमने कल देखे, फॉल्टिंग माउंटेन्स हम आज देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्नो माउंटेन का देख लिया हमने, ये पूरी चीज बहुत अच्छे से देख ली, ठीक है। कल का सेशन अगर नहीं देखा होगा तो कल का सेशन जाके देख लेना, क्योंकि कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ जाएगी कि फॉल्ट प्लेन क्या होता है, फोल्डिंग प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है, टेंशन, प्रेशर, सब सब बहुत अच्छे से समझा दिया। कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये कल के सेशन में बहुत अच्छे से समझा दिया था। आज का सेशन देखते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले एक्टिविटी नंबर 2, जिससे हम देखने वाले टेंशन, जिससे क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स यानी कि फॉल्ट माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। देखो आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ अ थिन पेपर। आपको एक पतला सा पेपर लेना है, उसकी लॉन्ग स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, लंबी स्ट्रिप लेनी है। होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर इन योर राइट हैंड एंड होल्ड वन एंड ऑफ योर पेपर इन द लेफ्ट हैंड, यानी कि एक एंड आपको राइट हैंड से पकड़ना है, एक एंड आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे से दूर खींचना है। दोनों को एक दूसरे से कैसे खींचना है, दूर। हम ये जो पहली एक्टिविटी थी, ठीक है, फोल्ड माउंटेन की, इसमें हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया। अब जो दूसरी एक्टिविटी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द पेपर। अब देखो स्ट्रिप को क्या हो रहा है, पेपर स्ट्रिप, यानी कि अगर देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा पेपर है, इसको एक साइड से मैं इधर से खींचू, एक साइड से इधर से खींचू, पूरा फोर्स लगा के खींच लूं, पूरा प्रेशर लगा के खींच लूं, तो बच्चा लोगों को क्या होगा, बच्चा लोगों को क्या हो जाएगा, पेपर फट जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रेशर गोइंग दैटवर्ड्स दिसवर्ड्स एंड दिस प्रेशर इज गोइंग दिसवर्ड्स, ठीक है, दिसवर्ड्स। फिर अब देखो, और ये हमारी स्ट्रिप, अब दोनों को हम खींच रहे हैं, तो टेंशन की वजह से क्या होगा कि इधर से भी फोर्स आ रहा है, इधर से भी फोर्स आ रहा है, तो ये बीच में का जो पार्ट हो जाएगा ये वीक हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। आप बोलोगे दीदी क्या है, कैसे है, तो देखो यार बच्चा लोग, उन्होंने एक्टिविटी क्या दी, एक पेपर स्ट्रिप लेने को बोला और बोला कि एक इधर से खींचना है, एक इधर से खींचना है, और ये जो बीच में का पार्ट का क्या होता है देखना, तो बीच में का पार्ट फट गया। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। In activity 2, tension is created when you pull both the ends away from each other। Activity 2 में हमने देखा कि टेंशन क्रिएट होता है क्योंकि हम दोनों एंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खींचते हैं उन दोनों को, राइट। सिमिलरली
When movements occur in opposite direction to each other, tension is generated and faults are formed in the earth's crust. ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है, और टेबल कहाँ पे गया, टेबल टेबल टेबल, ये यहाँ पे, ये इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट बताया था और टेंशन का इफेक्ट बताया था। प्रेशर का क्या होता है बच्चा लोग, मैंने कल भी यही यूज किया था, आज भी यही यूज करती हूँ। प्रेशर का क्या किया था हमने कि ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, ठीक है, इसके भी जो वेव्स है, एनर्जी वेव्स, जो इससे ट्रैवल कर रहा है और इसके भी एनर्जी वेव्स इससे ट्रैवल, देखिए दोनों एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये दोनों रॉक्स कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ये वाला रॉक फॉर्म हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन कहेंगे, ठीक है, हम फोल्ड माउंटेन कहेंगे। और अगर बात करें हम टेंशन की, टेंशन में क्या होता है, एक डायरेक्शन इधर जाती है और एक डायरेक्शन इधर जाती है, तो इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी वेव्स है वो किधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, और ये जो ऑरेंज वाला है इसकी एनर्जी वेव्स इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है ट्रैवल, ये ऐसा हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच में देखो जगह बच रही है, इन दोनों के बीच में क्या बच रही है, जगह बच रही है, तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, फोल्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखो, एक हमारा ब्लैक कलर इधर गया, ऑरेंज कलर इधर गया, ये जो जगह बची बीच में, इसे हम क्या कहेंगे, फोल्ट प्लेन कहेंगे, ये देखो आपको यहाँ पे लिख के दिया, ओके, ये आपको यहाँ पे लिख के दिया, क्लियर, ओके। देन उसके बाद वो देख लिया, तो उसको ही हम बोलेंगे, जब रॉक्स का भी क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, एनर्जी फ्लो होती है, तो दो रॉक्स अलग अलग अपोजिट साइड्स में चल जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में चल जाते हैं, इनकी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक मेरे पास आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है बच्चा लोग, फॉल्ट्स क्रिएट होता है। जस्ट हाईलाइट दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, हाईलाइट कर लो, बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, फिर से एक बार पढ़ा दे रही हूँ, बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग ईच अदर, each moving away from each other, ठीक है, मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वेव्स होती है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है, दिस causes tension on the layers of rocks, this leads to formation of fractures in the rock, फ्रैक्चर यानी कि टूट जाना, हड्डी टूट जाना, राइट, वैसे ही रॉक भी क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, इनके बीच में गैप पड़ जाता है, दिस आर नोन एज, वो फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट्स, दिस आर नोन एज फॉल्ट्स, ये बातें याद रखना है, ये बातें याद रखना है। Similarly, waves coming towards each other in hard rocks also form faults due to compression, ठीक है, अब जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं वो भी फॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। When a part of Earth's crust in between two parallel faults is lifted, it will look like a block। अब देखो, ये हमारा एक रॉक बोलेंगे हम, ये दूसरा रॉक बोलेंगे, इस रॉक की डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। अब हम ना कंप्रेशन की वजह से देख रहे हैं, ठीक है, हम टेंशन की वजह से नहीं। आप बोलोगे दीदी व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज टेंशन, तो देखो कंप्रेशन यानी कि वेव्स एक दूसरे के पास आना, टेंशन यानी कि वेव्स एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे देखो, ये फॉल्ट्स में क्या हो रहा है, जब एक फॉल्ट ऊपर आता है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन टाइप आ जाता है, तो देखो क्या हो रहा है, मैं ये रफ कर देती हूँ पहले, तो आपको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है, ये वाला जो इसका जो है, ये इस साइड आ रहा है, इसकी जो वेव की डायरेक्शन है, ओके, एंड इसकी वेव की डायरेक्शन भी उसी साइड जा रही है, प्रेशर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो ये जो बीच में का पार्ट है इसमें पूरा प्रेशर लग गया, और ठीक है, पूरा प्रेशर लग गया, और वो नीचे से खिसक कर कहाँ पे चले गया, ऊपर चले गया, नीचे से बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया, और वो नीचे से फिसल गया, नीचे से फिसल कर वो ऊपर चलेगा, पूरा ऊपर जा सकता है कि वो नहीं, कहीं ना कहीं अटकेगा, तो यहाँ पे अटक गया और ऊपर ही रह गया, तो इसे हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। ये नीचे की जो स्पेस होती है ये ब्लैंक होती है, पूरी खुली होती है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इफेक्ट ऑफ टेंशन ऑन ब्लॉक माउंटेन, है कि टेंशन की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये हमने कहा, ओके। सच a landform is known as a block mountain, block mountain समझिए आप, जब दो रॉक्स एक दूसरे के पास ट्रैवल करेंगे, उनकी एनर्जी वेव्स एक दूसरे के पास ट्रैवल करेंगी बिकॉज ऑफ टेंशन, अगर वो टेंशन की वजह से हो रहा है तो ब्लॉक माउंटेन है, और अगर वो कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, अगर हम बोलते हैं ना कि वो कंप्रेशन, टेंशन और क्या था बच्चा लोग, और क्या था यार, एक सेकेंड रुको, प्रेशर, अगर वो प्रेशर की वजह से एक दूसरे के पास आ रहा है तो दैट विल बी फोल्ड माउंटेन, एंड इफ वो टेंशन की वजह से एक दूसरे के पास आ रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में देखो क्या फर्क है, फोल्ड माउंटेन इज कर्व्ड शेप, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन तो आप देख सकते हो, ब्लॉक टाइप दिखता है, ठीक है, ब्लॉक टाइप दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन। सच a landform is known as a block mountain. The hilltops of a block mountain are flat. In the early stages, they do not have peak. ठीक है, अब hilltops जो है block mountains के, आप जो भी block mountains पे आप जाओगे तो उसके जो टॉप है, उसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है, जैसे हमारे घरों का कैसे फ्लैट होता है वैसे। In the early stages, they do not have peak. ऐसे नए नए बनने के बाद कई सालों तक, कई डिकेड्स तक उनको ऐसा पीक होता है, क्या पीक यानी कि ऐसा
जो हम बोलते हैं ना ऐसा जो शेप होता है समोसे जैसा, अदरवाइज माउंटेन जैसा, रियल माउंटेन का शेप जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसा शेप उनको होता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होता। वो कैसे होते हैं बच्चा लोग? फ्लैट होते हैं जिसमें हम आराम से चल सकेंगे, ठीक है। देयर स्लोप्स आर स्टीप, स्टीप यानी कि स्लीपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स इन यूरोप, ये भी कौन सा है हमारा? ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। The Meghalaya plateau of India has also been formed in the similar way. अब आपको ठीक है, आप बोलोगे दीदी नहीं ब्लैक फॉरेस्ट नहीं मालूम, ब्लैक फॉरेस्ट बस केक मालूम है। अच्छा ठीक है छोड़ो। मेघालय तो पता है ना इंडिया का, अपने इंडिया का मेघालय पता है राइट। तो मेघालय भी किस वे में बना है? इस वे में बना है, ठीक है। मेघालय के जो आजू बाजू के दो माउंटेन्स थे उनका क्या हो गया? टेंशन हो गया, उनमें क्या हो गया? टेंशन हो गया, और उनकी एनर्जी क्या हुई? एक दूसरे के पास ट्रैवल करने लगी, और उसकी वजह से जो हमारा मेघालय का पार्ट है ऊपर आ गया। इसलिए मेघालय इज ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन। क्लियर? ये देखो आप मेघालय देख सकते हो, ये मेघालय देख सकते हो। आप बोलोगे दीदी यहाँ पे तो कोई ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, तो बच्चा लोग पूरा थोड़ी बताया है ना हमको, बस एक फोटो दिया है, एक ओवरव्यू दिया है कि देखो ये मेघालय माउंटेन है और इसमें ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे जब आप पूरा मेघालय एक साथ देखोगे, अदरवाइज पूरा मेघालय का वीडियो देखोगे, तब आपको समझेगा कि मेघालय का कोई पार्ट थोड़ा सा नीचे है, कोई पार्ट ऊपर है और कोई पार्ट नीचे है। तो उस पे से हमें क्लियर होता है दैट मेघालय इज अ ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अच्छे से देख लो। चलो चलो, और कितना जूम इन कर दूं? ओके देखो फिगर 2.9 बी, मेघालय प्लेट्यू ब्लॉक माउंटेन। कौन सा है मेघालय प्लेट्यू ब्लॉक माउंटेन? आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम्पल्स लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो हमारा कौन सा हो गया बच्चा लोग? फोल्ड माउंटेन्स का हो गया, ब्लॉक माउंटेन्स का हो गया, दो टॉपिक हो गए। अब हम थर्ड एक्टिविटी देखेंगे, दैट इज टेक 3 नोटबुक्स ऑफ द सेम साइज। अब देखो मेरे पास नोटबुक्स नहीं है, हम इमेजिन कर लेंगे कि ये नोटबुक्स है, ठीक है। टेक 3 नोटबुक्स ऑफ द सेम साइज, hold them tightly on a table, keeping a distance of 2 to 3 centimeters. Remove the notebooks, two notebooks on each away from the end from the central one. Remove the two notebooks on each end away from the central one. Observe what happens. Draw the diagram emerging. अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। तीन नोटबुक्स लेने आपको सेम साइज के, तीनों को टाइटली हमें एक टेबल पे लिखना है। तीनों के बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? 2-3 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर। अब जो दो नोटबुक्स है उसे क्या करना चाहिए? इन ईच ऑन ईच टू नोटबुक्स, रिमूव टू नोटबुक्स ऑन ईच अवे एंड फ्रॉम द सेंटर रूल। अब जो दो नोटबुक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक नोटबुक और अब मेरा तीसरा हाथ नहीं है, इधर एक नोटबुक है, ठीक है। तो ये मिडल वाली नोटबुक एज इट इज रहेगी, ठीक है। और ये जो दो नोटबुक्स है ना, ये जो दो नोटबुक्स है, ठीक है, ये जो दो नोटबुक्स है इनको हम क्या करेंगे? एंड के पास लेके जाएंगे। इनको कहाँ पे लेके जाएंगे? एंड के पास लेके जाएंगे। इतनी बात याद रखना, एंड के पास लेके जाएंगे। और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। आपको डायग्राम निकालना है, आपको डायग्राम निकालना है। अब डायग्राम निकालना, मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, वो आपकी चीज है, वो आपका काम है, ठीक है। अब हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। When horizontal movements on the Earth's surface act in opposite direction, it causes tension on the rock in the Earth's crust. यानी कि देखो हॉरिजॉन्टली जब मूवमेंट्स होते हैं और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, कोई भी पत्थर जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी वेव, तो वो क्या कॉज करेगा? टेंशन कॉज करेगा। और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या कॉज करेगा? प्रेशर कॉज करेगा। When tension increases, fracture develops in the rock. अब जैसे टेंशन डेवलप होगा, यानी कि देखो ये और ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब इनमें क्या हो गया? टेंशन हो गया। और इनका ये फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है ए, ये एक इंसान है बी, ये दोनों बहुत करीब के थे और ये दोनों अब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनके बीच में टेंशन हुआ, इसलिए क्या हो रहा है? दूर जा रहे हैं। पर जैसे दूर जाएंगे वैसे उनका रिश्ता क्या होता जाएगा? फ्रैक्चर होते जाएगा, उनका रिश्ता टूटते जाएगा। एंड एट लास्ट वो रिश्ता थोड़ा करके पूरा टूट जाएगा। वैसे ही जब रॉक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉक, ये इधर जा रहा है, दिस इज द रॉक, ये इधर जा रहा है। इनमें टेंशन कॉज हुई, आखिर पूरा टूट गया, तो उधर क्या हो जाएगा? ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। इससे क्या बनते हैं? फॉल्ट्स बनते हैं। Consequently, rocks on both ends slide and the continuity in the layer rocks is not found. ठीक है, तो वो दोनों साइड में चल जाते हैं और लेयर रॉक में कोई कंटिन्यूटी फाइंड होती है कि नहीं? एक ऊपर एक नीचे तीसरा ऊपर, तो कोई कंटिन्यूटी हमको दिखती है क्या? नहीं। चलो, sometimes two fractures develop side by side in the Earth's crust. The land in between the two fractures subsides. The subsided deep part is called the rift valley. एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ होगा। हाँ, यहाँ पे फोटो वगैरह रहा ना तो मुझे आपको ज्यादा इजीली एक्सप्लेन करता था। आप फोटो अच्छे से देखो। ये हमारा एक रॉक है, ये हमारा एक रॉक है,
ये टेंशन की वजह से इस साइड गया, ये टेंशन की वजह से इस साइड गया, बीच में कुछ बचा क्या? नहीं। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये तो टूट गया, ये टूट गया तो ये ऊपर का पार्ट कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। और ये जो नीचे बनी वाली चीज है इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। समझा? रॉक्स है, ठीक है, 3 रॉक्स है, एक रॉक, दूसरा रॉक, तीसरा रॉक। दो जो साइड के रॉक्स है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, अलग अलग एंड्स के पास भाग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो है। एक इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये दोनों यहाँ से ऐसे गए। अब देखो मेरे हाथों के बीच में गैप रेडी हो रहा है, मैं दोनों को अलग साइड में लूंगी तो हाथों के बीच में क्या रेडी हुआ? गैप। तो ये जो रेडी हुआ गैप यहाँ पे जो था वो नीचे गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या बताऊँ मैं आपको? ओके, ये भी लेती हूँ, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब जैसे जैसे मैं इसको अलग लूंगी तो ये तो नीचे गिर गया ना, ये तो नीचे गिर गया, राइट। तो वैसे ही जो ये वाला माउंटेन होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो ये नीचे आए वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे लोग? रिफ्ट वैली। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? अब ये देखो रिफ्ट वैली नर्मदा, ये जो माउंटेन था ये इस साइड चले गया, ये जो पार्ट था ये इस साइड चले गया, बीच में कुछ रहा क्या? नहीं। तो बीच में खाली स्पेस रह गई, ब्लैंक स्पेस रह गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरा एक हाथ, मेरा दो हाथ, ठीक है, ऐसा। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच में कुछ बचा क्या? नहीं। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ गई? लैंड आ गई। तो इस लैंड पे जो भी चीजें होती है, पानी वगैरह होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। देखो हमारे रिफ्ट वैली नर्मदा, ये क्लियर है आपका, आप लोगों को? दिस इज आवर रिफ्ट वैली नर्मदा। ये देखो ये वाला जो माउंटेन है, ये वाला जिस पे मैं हाथ रख रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो माउंटेन है ये इस साइड जा रहा है, दिस इज गोइंग दिस वे। एंड ये वाला जो पार्ट है वो भी, वो दोनों सेम माउंटेन के थे, पर वो रॉक इस साइड चले गए और दूसरे रॉक एक साइड चले गए, ठीक है। ये दोनों रॉक्स जो थे वो एक दूसरे के ही पार्ट थे, पर एक रॉक इधर चले गया, एक रॉक उधर चले गया और बीच में जगह रह गई। तो ये जो बीच में जगह रह रही है जहाँ से पानी बह रहा है, नर्मदा का पानी बह रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे बच्चा लोग? रिफ्ट वैली। क्लियर एवरीवन नाउ what is block mountain and what is rift valley? Clear everyone? हाँ दीदी आप क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब क्लियर हो गया ना? आई होप आप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे अच्छे एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल से समझाया है आपको, अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बाकी होगा, और अगर कोई डाउट बाकी होगा तो कमेंट में बता देना ना। both the slopes of a rift valley are steep. For example, the rift valley of river Narmada in India, the Great Rift Valley of Africa, the Rhine River Rift Valley of यूरोप। स्टीप यानी कि ऐसे स्लीपरी होता है, ठीक है, स्टीप यानी कि स्लीपरी। आप जैसे कि आप नर्मदा में देख सकते हो, आप बोलोगे दीदी वेयर इट इज स्टीप, वेयर इट इज स्टीप। ये देखो यहाँ पे अगर कोई खड़ा रहा तो ये स्टीप है, कैसा? ऐसा नीचे आ रहा है, ठीक है। इधर का भी देखोगे आप तो ये ऐसा टेढ़ा है, यानी कि स्टीप है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, तो उन्होंने वही बोला कि दोनों दोनों साइड जो होती है वो स्टीप होती है, और उन्होंने एग्जांपल्स भी दे दिया। पहला तो आपको नर्मदा आप लोग भूलोगे नहीं, राइट? नर्मदा रिवर इन इंडिया, ये तो आप भूलोगे नहीं। फिर ग्रेफ्ट रिवर वैली ऑफ अफ्रीका एंड राइन रिवर लिफ्ट वैली ऑफ यूरोप। एक दो चीजें याद रखना, मुझे पता है आपको कौन कौन सी चीजें याद रहने वाली है। आप बोलोगे दीदी बताओ, आपको नर्मदा और ग्रेफ्ट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका याद रहना है, क्योंकि ये जो राइन शाइन है ना, ये आपको थोड़ा सा हार्ड जा रहा है क्योंकि बड़ा है। आई नो दैट। ओके चलो चलो, नाउ रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स। क्लियर एवरीवन? प्यारा सा मेघालय और प्यारी सी नर्मदा, दोनों क्लियर हो गई? ओके। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, अब देखो पहले हमने क्या देखा बच्चा लोग? माउंटेन बिल्डिंग देखा। आप बोलोगे दीदी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो देखो दिस दिस वाज आवर टेबल, ठीक है, एक मिनट रुको, दिस वाज आवर टेबल। ये जो टेबल था इसमें पहले हमने स्लो मूवमेंट्स पढ़ा, ठीक है, स्लो मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं हम। स्लो मूवमेंट्स में हमने हमारा माउंटेन हो गया। माउंटेन में कौन सा टाइप से? फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में दो टाइप से, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली, ठीक है, वो देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स होने के बाद हम सडन मूवमेंट्स पे जाएंगे, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, फिर ऐसे करके एक एक हम कवर करेंगे टॉपिक। ओके, कॉन्टिनेंट मूवमेंट बिल्डिंग छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि उसके बाद ठीक है लगे, ठीक है, हमारा हमारा क्या चल रहा है? सडन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। सो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग इज अ स्मॉल टॉपिक। Slow mountains, slow movements occur towards the center of or from the Earth's center towards the Earth's crust. Because of these movements, a vast part of the Earth's crust is uplifted or get subsided. यानी कि वही जो ब्लॉक माउंटेन टाइप ही है। क्या हो गया कि अर्थ के जो दो पार्ट है वो अर्थ के पास यानी कि एक दूसरे के डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं,
और इसलिए जो बीच में का पार्ट है इस पे प्रेशर आता है, इस पे प्रेशर आता है, और ये बीच में का पार्ट ऊपर आ जाता है। तो ये जो बीच में का पार्ट ऐसे ऊपर उठ के आया उसे क्या कहेंगे आप, कॉन्टिनेंट कहेंगे। When the part of earth crust is uplifted above from the mean sea level, यानी कि sea level से अगर, for example this is the sea level, और वो आ गया यहाँ पे, तो sea level से अगर वो ऊपर आ गया, sea level से अगर वो ऊपर आ गया, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चा लोग, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे। Continents are formed. Therefore, these movements are called as continent building movements. Extensive plateaus can also be formed because of such movements. If the originally continental portion of the crust subsides below the sea level, it forms a part of the seabed. यानी कि क्या, यानी कि क्या आप बोलोगे दीदी आपने बस पढ़ा कुछ बताया नहीं, तो देखो यार वही चीज है, कुछ बताने की जरूरत तो वैसे भी है नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है, उसमें स्लो मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरी अर्थ है, समझ लो मेरा हाथ पूरा अर्थ है, उसमें एक साइड में और दूसरे साइड में स्लो मूवमेंट्स हो रहे हैं। और वो क्या हो रहे हैं, स्लो मूवमेंट्स का जैसे एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ के जो दो पार्ट है वो एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे हैं एकदम धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे वो जैसे ट्रैवल कर रहे हैं उस पर क्या होगा, प्रेशर होगा। ये जो बीच में का पार्ट है, मेरे हाथ के बीच में का पार्ट, उस पर क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच में इसमें मैं प्रेशर लगा रही हूँ, तो ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है इस पे क्या होगा, प्रेशर होगा, और ये धीरे 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 ऊपर आएगा। तो जब ये सी लेवल के ऊपर आ जाएगा ना, मीन सी लेवल के ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। हम जिस एशिया में रहते हैं, एशिया इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट भी ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट। और अगर वो सी लेवल के नीचे चले गया, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर की वजह से, अगर प्रेशर की वजह से वो नीचे चला गया, नीचे चले गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो क्या पार्ट फॉर्म करता है, सी बेड फॉर्म करता है। क्या पार्ट फॉर्म करता है, सी बेड। ये देखो, if the originally continental portion of the crust subsides below the sea level, it forms a part of seabed। यानी कि अगर कोई कॉन्टिनेंटल पार्ट है और वो सी लेवल के नीचे चलता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सी बेड कहेंगे। क्लियर एवरीवन देन, क्लियर एवरीवन देन, हैशटैग अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स, बड़ा हो रहा है यार, UNMHBS लेंगे, UNHBS, ओके, अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स, या राइट। चलो, तो स्लो मूवमेंट्स के जो पार्ट थे, स्लो मूवमेंट्स को दो चीजें थी, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग एंड हम बोलेंगे माउंटेन फॉर्मिंग। तो माउंटेन फॉर्मिंग एंड कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग वाज लगभग लगभग सेम। ठीक है, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, एपिरोजेनिक मूवमेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग को हम क्या कहेंगे, एपिरोजेनिक मूवमेंट्स। नाउ लेट्स गो ऑन टू द sudden movements, that is in the beginning of the chapter we have discussed and studied the new items of earthquake। ठीक है, अब हमने जब लेसन का स्टार्ट हुआ तभी हमने नेपाल के earthquake के बारे में पढ़ा। अर्थ मीन द ग्राउंड्स एंड क्वेक मीन्स ट्रम्बलिंग। ठीक है, चलो अब ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, हाईलाइटर को स्टार्ट करो। अर्थ मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स ग्राउंड, अर्थ मीन्स अर्थ। वाह, आप बोलेंगे वाह दीदी क्या सिखा रहे हो आप, अर्थ मीन्स अर्थ। चलो, अर्थ मीन्स ग्राउंड, अर्थ मीन्स हमारा जो ग्राउंड है वो। ठीक है, एंड क्वेक मीन्स ट्रेम्बलिंग, एंड क्वेक मीन्स ट्रेम्बलिंग, यानी कि अर्थक्वेक यानी कि का ग्राउंड का ट्रेम्बल होना। आप बोलोगे दीदी ग्राउंड तो समझिए, ट्रेम्बलिंग नहीं समझा। ट्रेम्बलिंग यानी कि ग्राउंड का हिलना डुलना, अदरवाइज फट जाना, फूट जाना, उसे हम कहेंगे ट्रेम्बलिंग। ठीक है, अर्थ मीन्स ग्राउंड एंड क्वेक मीन्स ट्रम्बलिंग। earthquake is the movement of the earth crust। earthquake क्या है, movement of the earth crust। ठीक है, अब पेन ले लीजिए, मैं इतना आप लोग भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, it was the important point। now you have been acquainted with the magnitude and effects of the earthquake through the activity at the beginning of the chapter itself। अब आप लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, ये एक्टिविटी में हमने देख लिया। now we will look at the sudden movements called earthquake and volcanoes in the earth's interior in detail। अब हम देखेंगे कि earthquake असली में होता क्यों है, कैसे होता है, किन चीजों की वजह से होता है, और उसे रोका कैसे जाएगा, और वॉल्केनोज के बारे में, तो ये हम सब देखेंगे डीपर। उसके पहले प्यारा सा डू यू नो देखते हैं, DYN। देखो यार, आप बोलोगे दीदी DYN नहीं, डू यू नो नहीं यार, बोर होता है, पेपर में आता नहीं है, तो एक चप्पट मारूंगी। कौन बोला डू यू नो वाले सेक्शंस एग्जाम में आते नहीं? जब आप लोग एग्जाम के पेपर दे के आते हो और फिर आके बोलते हो यार ये क्वेश्चन ना पेपर में था ही नहीं, ये क्वेश्चन ना एक टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, सिलेबस में था ही नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव कैसे डाल दिया, हमें क्वेश्चन कैसे डाल दिया, तो वो है ना बच्चे लोग आपको डू यू नो वाले सेक्शन से डाल। ठीक है, इसलिए डू यू नो पढ़ना होता है। और अगर वो लोग आपको बुक में डाल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम ना धाम का होता, तो वो लोग आपको बुक में डालते क्या, नहीं डालते। सो वी हैव टू सी डू यू नो। एक सेकंड ना, मैं पानी पीती हूँ, बहुत दूर रख दी थी मेरी बॉटल। ओके,
सॉरी, बहुत दूर थी बॉटल. Okay. When you stand on a railway platform near the railway track, you experience trembling if the train passes by speedily. Speedily. ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टेशन है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, बहुत ही चैन से खड़े हो, एकदम आराम से अपने फोन में रील्स को स्क्रॉल करते करते खड़े हो, और यहाँ से जा रही है एक झुक गाड़ी, यहाँ से जा रही है एक झुक गाड़ी. अब ये 3D में समझ लो, आप इधर हो और ट्रेन इधर है, क्या भी इमेज समझ लो. ऐसे मत समझो कि वो ट्रेन किसी को धक्का दे रही है, किसी को मार रही है. ठीक है, अब ये ट्रेन यहाँ से जा रही है. ठीक है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे से जाती है, वो उसके इस पे से जाती है रेलवे ट्रैक पे से, और हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो कैसा होता है, पूरा प्लेटफॉर्म कैसा होता है, हिलने लगता है, सब ट्रेम्बल करने लगता है, राइट. तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेम्बल्स आर आल्सो फेल्ट व्हेन अ हैवी व्हीकल क्रॉसेस अ ब्रिज इन अ स्पीड. ट्रेम्बल हम तभी महसूस करते हैं कि नाजुक सा ब्रिज होगा, और उसमें से एक ट्रक चले जाए तो ब्रिज भी हिल जाता है, राइट, वो भी हिल जाता है, तो तब भी हम ट्रेमल्स ट्रेमल्स यानी कि क्या बच्चा लोग, हिलना डुलना. ठीक है, हिलना डुलना. ओके. थ्रू दिस एग्जांपल्स वन कैन एस्टिमेट द ट्रेमल्स कॉज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. अगर आपने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अगर आपको अर्थक्वेक के ट्रेमल्स एक्सपीरियंस करने हैं बिना मरे, बिना इंजर्ड हुए, तो आप क्या करो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े रह जाओ, और वहां से ट्रेन को जाना है तो प्लेटफॉर्म हिल जाएगा, आपको समझ जाएगा कि वो क्या हो गया, ट्रेमर हो गया. ऐसे ही ट्रेमर किसका होता है, अर्थक्वेक का होता है. पर अर्थक्वेक का ट्रेमर इज मोर डेंजरस देन दिस, इज मोर डेंजरस देन दिस. ठीक है, अगर किसी को भी अर्थक्वेक कैसा होता है ये एक्सपीरियंस करना है, ट्रेमर्स कैसे होते हैं अर्थक्वेक के, और बिना मरे बिना इंजर्ड हुए, तो आप लोग सीधे सीधे प्लेटफॉर्म पे निकल जाओ, रेलवे स्टेशन पे, वहां से ट्रेन जाएगी, आप लोग ट्रेमर हो जाना, बात खत्म. ठीक है, समझ गया. डू यू नो, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट बात मतलब बस उन्होंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि अर्थक्वेक के ट्रेमर्स होते क्या है. क्लियर यहाँ तक? ओके. नाउ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे. Because of the movements occurring in the interior of the earth, tremendous tension is created in the earth's crust. When the tension goes beyond limits, the energy is released in the form of waves. This results in trembling of the earth's surface. That is, earthquake occurs. The magnitude of the earthquake is measured by Richter scale. अब देखो अर्थक्वेक कैसा होता है. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स, अब ये अर्थ है, ये हमारी पूरी अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है बच्चे लोग, मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत मूवमेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, हिलना डुलना हो रहा है, जो हमारे अलग अलग लेयर्स हैं उनके अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं. किसकी वजह से मूवमेंट्स होते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी वेव्स. ठीक है, एनर्जी वेव्स की वजह से मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट की वजह से बहुत टेंशन क्रिएट होता है हमारे अर्थ में, बहुत टेंशन क्रिएट होता है, और वो जो टेंशन एक हद पार कर देता है, एक लिमिट पार करता है, तो वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वो एनर्जी फूट के निकलती है. जैसे कि आपके दिमाग में बात भरी है भरी है भरी है, ये आ रहा है घंटा बजा के जा रहा है, वो आ रहा है घंटा बजा के जा रहा है, आपके दिमाग में गुस्सा है, टेंशन है. पर एक ऐसी चीज आती है, एक ऐसी लिमिट आती है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो गई, तो आपका पूरा गुस्सा फट जाता है. वैसे ही अगर अर्थ को जितना टेंशन आप दे रहे हो, अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई, तो अर्थ क्या करेगी, उसकी एनर्जी रिलीज कर देगी. कौन से फॉर्म में रिलीज करेगी, वेव्स के फॉर्म में. दिस रिजल्ट इन ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. इसी की वजह से क्या हो जाता है कि अर्थक्वेक आ जाता है. इसी की वजह से जो हमारी अर्थ सरफेस है वो पूरी हिल जाती है, फट जाती है, और अर्थक्वेक ऑकर हो जाता है. अब जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, कि कितना डीप था, क्या था, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये हम किससे गिनते हैं, रिचर स्केल से गिनते हैं. किससे गिनते हैं बच्चा लोग, रिचर स्केल से. अब आप बोलोगे दीदी कैसे 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 कैसे, तो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, ये वाला. अब देखो इन्होंने बोला कि नेपाल में दो हमारे अर्थक्वेक आए थे. पहला अर्थक्वेक वाज ऑफ 7.9. तो अब ये जो 7.9 वो बोल रहे हैं, 7.9 वो बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिचर स्केल पर क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, नोट डाउन किया था. सो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड जो गिनता है, उस स्केल का नाम क्या होता है, रिचर स्केल होता है. क्या नाम होता है, रिचर स्केल. ओके. कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक किन किन चीजों की वजह से होता है, हमें ये देखना. मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स. प्लेट्स यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर जो लेयर्स होती है, उन मूवमेंट्स के अंदर कोई उन प्लेट्स के अंदर कोई मूवमेंट्स हो जाएंगे, तो हम उसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है. सेकंड, कोलाइडिंग ऑफ प्लेट्स, यानी कि जो दो प्लेट्स वो एक दूसरे से आकर टकरा गई, टेंशन होगा, फट जाएगा, तो कोलाइडिंग ऑफ प्लेट्स. थर्ड, प्लेट्स स्लाइड वन बिलो द अदर. एक प्लेट आती है, खिसकते दूसरे के नीचे चल जाती है. तो ये जो ऐसा था, ठीक है, अच्छा से समझाती, एक सेकंड.
एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। या ये जो ऐसा था, ये जो ऐसा था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये दूसरा रॉक, ये दूसरा रॉक, ये एक प्लेट, ये एक। तो आते 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 क्या हो गया, ये अपनी अपनी मस्त आराम से बैठी है। ये वाली जो ग्रीन प्लेट है ये अपनी आराम से बैठी है, पर ये ब्लैक प्लेट तो जो है इसको सुकून नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, एनर्जी का जैसे आई 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 ऐसे कर, तो ऐसे कर दिया तो ये प्लेट है जो ऐसे थी ग्रीन वाली कैसे होगी, ऐसी होगी। तो ऐसे हो गया तो क्या हो गया, अर्थ में क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया। टेंशन क्रिएट होने की वजह से अर्थक्वेक आ गया। ओके, नाउ फोर्थ थिंग, forming of fractures in rock layers due to the tension in the interior of the forming of fractures, यानी कि ये forming of fractures अगर ज्यादा कम हो गया तो उसकी वजह से भी earthquake आ सकता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ, occurring of volcanic eruptions, अगर volcanic eruptions होते रहे तो उसकी एनर्जी ब्लास्ट होती है, उसकी एनर्जी होने की वजह से वापस earthquake भी आ जाता है। तो occurring of the volcanic eruption, तो ये सारे जो थे इतने सारे रीजंस है जिससे earthquake हो सकता है। आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लो, हाईलाइट कर लो, बिकॉज ये आंसर में आने वाला है, गारंटी है ना। लेट्स सी दिस सिंपल सिस्मोग्राम एंड ग्राफ। आपको एक ग्राफ बताया गया है, ठीक है, PSL ये बताया गया है कहाँ से कहाँ तक कितना होता है, फिर ये इससे ज्वाइंट होता है, ये होता है हमारा P, और इसका जो टेंशन क्रिएट हो रहा है होता है L। ये हम अच्छे से स्टडी करेंगे ना। पहले तो डू यू नो वाला सेक्शन देखते हैं। आप बोलोगे दीदी वापस डू यू नो, तो हाँ यार वापस डू यू नो। ओके, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक and Antarctica have are seven major plates. The Earth's crust is made up of such plates. एक मिनट बच्चों लोग मुझे देखने दो बस, आवाज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक ही मिनट रुको, एक ही मिनट रुको, एक मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ हाँ है आवाज है। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि भाई आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं डर गई थी। ओके चलो, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ओके, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक एंड एंटार्क्टिका आर सेवन मेजर प्लेट्स। ये क्या है, अलग अलग 7 मेजर प्लेट्स है, ठीक है। इनके नाम आपने अगर याद रख लेने हैं। The Earth's crust is made up of such plates. जो अर्थ क्रस्ट है ये भी ऐसे ही प्लेट से बनी है। Oceans and continents are spread over these plates. इन प्लेट्स के ऊपर अलग अलग ओशंस और अलग अलग प्लेट्स जो है, कॉन्टिनेंट जो है वो इनके ऊपर रखी गई है, आई गई है। Depending on the compression and tension formed in the interior of the plates, these plates move in various directions. अब देखो ये प्लेट्स जो है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो प्लेट्स ये कहाँ पे है, हमारे अर्थ पे, अर्थ के क्रस्ट पे। अर्थ के क्रस्ट पे वो किसके ऊपर बनी है, ओशंस के ऊपर, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बनी है। तो ये क्या प्लेट्स है, इन प्लेट्स के ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, ठीक है। और इसके अंदर अगर इनके अंदर कंप्रेशन हुआ, टेंशन हुआ अर्थ के अंदर, तो ये प्लेट्स क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव हो जाएगी। ये प्लेट्स क्या होगी, अलग अलग मूवमेंट्स में चले जाएगी। ये हमको बताया है डू यू नो वाले सेक्शन में। Now, focus and epicenter. Now, what is focus and what is epicenter? ये हमें देखना है, ये हमें देखना है, ठीक है। Because of the movement occurring below the Earth's surface, tension is created and it keeps on accumulating. यानी कि आप देखो, because of the movement occurring below the Earth's surface, यानी कि अर्थ का जो सरफेस, यानी कि जिस सरफेस पर हम लोग रह उसके नीचे मूवमेंट्स होते रहते हैं, टेंशन क्रिएट होते रहता है, और वो टेंशन के साथ जमा होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपको एक आके कुछ बोल के जाएगा, दूसरा आके कुछ बोलता जाएगा, आपको फैमिली टेंशन है, फ्रेंड्स का टेंशन है, करियर का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सगा एक जगह कैसे हो रहा है, भर रहा है। हाई एनर्जी इज रिलीज्ड एट द प्लेस वेयर दिस टेंशन माउंट्स अप, ठीक है। फिर एक जगह पर ऐसा होगा ना कि टेंशन बाहर फूट के निकलेगा, तो उस जगह पे क्या होगा, हाई एनर्जी रिलीज होगी। दिस सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखो फॉर एग्जांपल ये अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है। सॉरी रुको मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। दिस इज अ पार्ट, ठीक है। ये एक एरिया है, पूरा इतना एरिया है, ठीक है, पूरा इतना एरिया है। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, सरफेस के नीचे, ठीक है, यहाँ पे जो है सरफेस के नीचे टेंशन आ रहा है, इधर से टेंशन, उधर से टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, टेंशन आ रहा है। तो वो अक्यूमुलेट करेगा करेगा करेगा, बट एक पॉइंट ऐसा होगा ना, लिमिट क्रॉस होगा और टेंशन एक्सप्लोड होगा। तो जब टेंशन एक्सप्लोड होगा तो यहाँ से जमीन जमीन फाड़ेगा। तो जिस जगह से उसने जमीन फाड़ी ना, जिस जगह से, जिस पॉइंट से उसने जमीन फाड़ी ना, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर। इट इज कॉल्ड, इट इज इट इज द फोकस और हाइपोसेंटर। जहां से जमीन फटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस, अदरवाइज हाइपो
सेंटर। ठीक है, समझ गया आप? ये हमारी अर्थ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरिया, अर्थ भी मत पकड़ो, एरिया पकड़ो। ठीक है, ये एरिया का पूरा एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। यहाँ पे क्या है, टेंशन आ रहा है सब तरफ से, इधर के वेव से आ रहा है, इधर के वेव से आ रहा है, इधर के वेव से, ये वेव, ये वो वेव, ठीक है, सब तरफ से टेंशन आ रहा है। और वो टेंशन जब तक वो हैंडल कर सकेगा वो प्लेट, वो तब तक हैंडल करेगा। और एक लिमिट क्रॉस हो गई तो ये क्या कर देगा, प्लेट क्या कर देगा, एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड कर देगा। तो इस जगह, जिस जगह पे से एक्सप्लोड हो रहा है उसे हम कहेंगे फोकस, अदरवाइज हाइपोसेंटर। क्या कहेंगे हम उसे, फोकस अदरवाइज हाइपोसेंटर। Energy was scattered in all directions from the scanner, from the center. अब ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, यहाँ से एनर्जी सब तरफ जाएगा, पहले इधर फटेगा, इधर इधर सब तरफ एनर्जी जाएगा। ठीक है, ये हमें बताया। The place on the earth surface where this energy waves reach first is called the epicenter of the earthquake. अब एक बात अच्छे से याद रखो। ठीक है, पहले तो ठीक है, वो बाद में हाईलाइट करते हैं, पहले ये हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, एपिसेंटर पहले हाईलाइट करते हैं। The place on earth's surface where the energy waves reach first is called epicenter of the earthquake. The place on earth's surface where energy waves reaches first, यानी कि बच्चा लोग, ये अर्थ है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से टेंशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोसेंटर अदरवाइज फोकस। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। पर ये वेव है, जो ये वेव इधर पहले ट्रैवल हुई, इस सरफेस पे पहले ट्रैवल है। तो जिस सरफेस पे पहली वेव ट्रैवल करती है, जिस सरफेस पे पहली वेव, वो वेव फर्स्ट टाइम ट्रैवल करती है, उस जगह को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। ठीक है, सेंटर की स्पेलिंग CENTRE भी है और CENTR भी है, तो आपको जो लिखना है आप वो लिख दो, मैं दोनों लिख देती हूँ और करके। ठीक है, तो एपिसेंटर जो है, एपिसेंटर यानी कि जो फोकस से जो वेव्स निकल रही है वो फर्स्ट अर्थ सरफेस पर कहाँ पर टच हो रही है, जहां पर वो अर्थ सरफेस पे सबसे पहली वेव पहुंचेगी, उस जगह को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। क्लियर? अब और एक चीज आप लोगों को हाईलाइट करके देनी है मेरे को, दैट इज दिस, वो तो पूरा ही आएगा, फिर पूरा ही आएगा, यहाँ से ले लो, नहीं तो नहीं, पूरा ही ले लो यार, पूरा ही ले लो, यहाँ से लेके आप बोलोगे यहाँ तक, यहाँ तक आप बोलोगे दीदी पूरा पूरा पैराग्राफ ही करा दो, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पर मैंने आप लोगों को समझाया है ना बच्चा लोग, समझाया है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ दीदी समझाया तो है, तो फिर आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं, आप मन से भी आंसर लिख सकते हो, समझ के ले लो बस। ठीक है, इट इज द नियरेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द फोकस एंड इट एक्सपीरियंस द फर्स्ट ट्रेमर। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले वेव्स आ रही है तो ऑफकोर्स ये फोकस से सबसे ज्यादा नजदीक होगी, फोकस से सबसे ज्यादा नजदीक होगी, इसलिए तो पहली वेव उधर पहुंची। राइट, पहली वेव उधर पहुंची, और जहां पर पहली वेव पहुंचती, जो एपिसेंटर होता है, वहां पर ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वहां पर ही ट्रेमेंडस लॉस होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वहां पर ही बहुत डेंजर अर्थक्वेक महसूस किया जाता है। जमीन फटती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों की मौत होती है, इंजर्ड होते हैं, सब कुछ वहीं पर होता है। क्लियर टिल नाउ? The epicenter is the perpendicular to the focus. अब एक बात हमेशा याद रखना, जो एपिसेंटर है वो हमारे जो फोकस होता है उसको परपेंडिकुलर होता है। आप बोलोगे दीदी क्या, तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फोकस, ठीक है, दिस इज योर फोकस, ऐसा ऐसा आपका फोकस, तो इसको क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज दिस इज योर फोकस, तो इसको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एपिसेंटर होगा, तो ये क्या उसको होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस होगा, फोकस, दिस इज योर फोकस, और यहाँ पे पहली वेव गई, पहली वेव गई, तो ये क्या हो गया, एपिसेंटर। एपिसेंटर में क्या होता है, ट्रेमेंडस लॉस, ट्रेमेंडस ट्रेमर्स हम महसूस करते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखो। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी गई है, एक मिनट, लेट मी जूम इन। क्यों जूम इन नहीं हो रहा है यार? हाँ, अब देखो दिस इज योर फोकस, ये जो ब्लैक होल दिख रहा है आप लोगों को, दिस ब्लैक होल इज योर, अब वो ब्लैक होल नहीं है, मैं ये वाला ब्लैक कलर का स्पॉट बता रही हूँ, दिस ब्लैक स्पॉट। ठीक है, दिस ब्लैक स्पॉट इज योर फोकस, इसे हम क्या लिखेंगे, फोकस। अब देखो यहाँ से प्राइमरी वेव्स आ रही है, जो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी वो प्राइमरी वेव्स होगी। ठीक है, ये प्राइमरी वेव्स आ रही, जो भी ऐसी हम ऐसे बोलेंगे ना वेव, ठीक है, तो ये वाली जो वेव्स है तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सरफेस वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फोकस पे अलग अलग वेव्स आ रहे हैं, अलग अलग प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा फोकस था वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया।
तो फट गया तो देखो आपको बताया गया, तो सबसे पहली लेयर कहाँ पे पहुंची, यहाँ पर। सबसे पहली लेयर अच्छे से देखो, यहाँ पे एपी सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे एपी सेंटर है, वो जो ब्लैक कलर का डॉट है वहां पे, वहां से लेके स्ट्रेट जाना है आपको ये ब्लू लाइन तक, यहाँ तक। यहाँ पे सबसे पहली वेव पहुंची, यहाँ पे सबसे पहली वेव पहुंची जब earthquake हुआ, तो सबसे पहली वेव कहाँ पे पहुंची, यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर कहेंगे। और ये जो एपी सेंटर है, यहाँ पे जमीन फट जाती है, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये बाकी का पूरा क्या है हमारा, सरफेस है, अर्थ सरफेस है, बाकी का पूरा क्या है हमारा अर्थ सरफेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस होता है एपी सेंटर में। और जो साइड के एरियाज होते हैं उनमें हम ट्रेमर्स महसूस करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स वगैरह गिरते वक्त बताइए, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग गिर रही है, यहाँ पे बिल्डिंग गिर रही है, सब तरफ नुकसान हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ यहाँ पे सॉरी पेड़ गिर रहे हैं, आपको ये सब चीजें बताइए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, हो गया क्या क्लियर? एक बार यस बोल दो, एक बार यस बोल दो, आई एम जस्ट गिविंग यू। आप एक लोग काम करो, एक काम करो, ये फोकस एंड एपी सेंटर यहाँ से लेकर, एक सेकेंड ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे तरीके से पढ़ो, यहाँ तक प्यारे तरीके से पढ़ो, अच्छे बच्चे जैसा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आपको कितना समय दे रही हूँ, 2 मिनट का। पढ़ लो, तब तक मैं पानी वगैरह पीती हूँ। आप लोग पढ़ लो, क्योंकि अब मैंने आपको समझाया है, और फिर आप उसको एक बार रीड कर लोगे ना, तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ओके, 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 हो गया फर्स्ट स्लाइड रीड करके, फर्स्ट स्लाइड रीड करके हो गया आप लोगों का। दिस इज द सेकेंड स्लाइड, चलो रीड करो, रीड इट फास्ट, रीड इट फास्ट, रीड इट फास्ट। सॉरी, मुझे ना ऐसे अलग हो रहा था, थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है इसलिए। ओके सॉरी, मैंने पानी पी लिया फिर। हो गया, ओके। और ये जो डायग्राम है, सॉरी, ओके, बहुत ही चीजें हो रही है। ओके, ये जो डायग्राम है, ये आप लोगों को क्या है बच्चा लोग, इम्पोर्टेंट है। द पर्टिकुलर डायग्राम, डायग्राम ये कैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अर्थक्वेक के बारे में पूछा, अगर वो आंसर 4 से 5 मार्क के लिए हुआ, तो आपने ये पॉइंट्स लिख देने हैं, और अब छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है, बताना है कि प्राइमरी वेव्स आ रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स आ रहे हैं। कितने इजी सा डायग्राम है बच्चा लोग, कितने इजी सा डायग्राम है, ठीक है। बॉक्स निकालना है, ऊपर झाड़ पौधे बिल्डिंग्स वगैरह गिरते हुए पता नहीं, नीचे बस फोकस लिख देना है, गोल गोल ड्रॉ करना है, प्राइमरी वेव्स स्ट्रेट लाइन, सेकेंडरी वेव्स गोल गोल, और सरफेस वेव्स होता है डॉट डॉट बताने, और उस सबका प्रेशर फोकस पे आ रहा है, फोकस एक्सप्लोड हुआ, उस चीज को हम बोलेंगे एपिसेंटर। बाकी का पूरा क्या है, अर्थ सरफेस। इजी सा डायग्राम है, लर्न कर लेना। नाउ, नाउ when tension is released at the focus, the released energy travels in all directions। अब हमने भी देखा, पहले ही देखा कि जब टेंशन रिलीज होता है फोकस से, तो जो भी एनर्जी होती है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। This energy comes towards the earth surface in the form of waves। waves वो वापस अर्थ सरफेस के पास आती है, अर्थ सरफेस के पास आती है, कौन से वेव्स में आती है, वेव्स के फॉर्म में। The seismic waves can be divided into primary, secondary and surface waves। अभी यही देखो यहाँ पे सिस्मिक वेव्स, ठीक है, सिस्मिक वेव्स के बारे में हमें यहाँ पे बताया, ये प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है और सरफेस वेव है। तो अगर आपको पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर, तो आप लोग बोलेंगे प्राइमरी, सरफेस एंड सेकेंडरी, 3 टाइप के वेव्स आप बोलोगे। चलो, अब ये उन्होंने बोला सी इन फिगर 2.2, 2.12, सी फिगर 2.12 में तो हमने देख ही लिया, अच्छे से पढ़ाई कर लिया, ठीक है। अब हम प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, पी वेव्स, दैट इज प्राइमरी वेव्स। ओके, these are the first ones to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth's interior। अब देखो, अर्थ का जो इंटीरियर है, फोकस है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें से जो पहली हम बोलेंगे ना वेव जो निकल रही है, वो पहली वेव कौन सी होती है, जो कि सरफेस पर पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सरफेस, दिस इज द फोकस, यहाँ से एनर्जीज रिलीज हो रही है। तो पहले एनर्जी कौन सी पहुंचेंगी, कौन सी लेयर की पहुंचेंगी, प्राइमरी वेव की पहुंचेंगी, पी वेव की पहुंचेंगी, ठीक है। पहली वेव कौन सी पहुंचेंगी, एनर्जी वेव पी वेव, ये याद रखो। They travel at a very fast speed from the focus of the earthquake in the radial direction। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। Subjected to P wave, particles in the rock move in the direction of the waves to and fro। यानी कि अगर हम P वेव की बात करें, तो जो भी रॉक्स में पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो, यानी कि वेव के साथ जाते हैं, वापस आते हैं, यानी कि जाएगा,
जमीन फटेगी, वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो जाते हैं पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट, वापस आते हैं, टू एंड फ्रो, जाना आना। The wave moves to and fro. Therefore, these waves are also called as forward, backward waves. अब ये जो प्राइमरी वेव्स है, ये जाते हैं वापस आते हैं, जाते हैं वापस आते हैं वापस जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो, यानी कि जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव्स। Primary waves are the first ones to reach the surface of the earth after the energy is emitted on the earth's interior. They travel on a very high speed. ये आपको लिख देना है। And आपको लिखना है the wave move to and fro. Therefore, these waves are also called as forward backward waves. Clear everyone? Now, these waves can travel through all of the three states. तीनों स्टेट से ट्रैवल कर सकती है, दैट इज लिक्विड स्टेट से, सॉलिड स्टेट से एंड गैसियस स्टेट से। तीनों स्टेट से ट्रैवल करते हैं। बट व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू लिक्विड मीडियम देयर डायरेक्शन गेट्स चेंज। पर जब वो ट्रैवल कर रही है जी, अभी ये जो वेव्स है, ये लिक्विड मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, गैसियस में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में। पर जब वो लिक्विड मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, यानी कि पानी टाइप फॉर्म में, ठीक है, पानी के फॉर्म में जब वो ट्रैवल करती होती है, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। अब पानी की डायरेक्शन आपको पता है, जहाँ पे रास्ता मिले वहाँ पे पानी चल जाता है। वैसे ही अगर ये एनर्जी लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो जिधर उसको डायरेक्शन मिलेगी वो उधर चल जाएगी। इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। It is because of the primary waves that the buildings on the earth surface move back and forth. इसीलिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर अर्थ सरफेस, दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है, हमारी बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग जो है, ये आगे पीछे डोलती है। क्यों आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह, ठीक है। तो वैसे ही दिस इज द सरफेस, दिस इज द बिल्डिंग, ये आगे जा रही है, ये पीछे आ रही है, ठीक है, ये आगे जा रही है, ये पीछे आ रही है, सामने जा रही है, ये पीछे आ रही है, ठीक है। ये जो ऐसा ट्रैवल करती है, ये कौन से वेव की वजह से ट्रैवल करती है, पी वेव की वजह से। फॉर एग्जांपल अभी अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द बिल्डिंग, अंदर से एक पी वेव आ रही है, ये पी वेव अंदर से ट्रैवल कर रही है। तो पी वेव जैसे ही अंदर से ट्रैवल करती है, हमारे सरफेस को थोड़ा सा टेंशन महसूस होता है, और हमारा सरफेस क्या करता है, सरफेस के ऊपर जो भी जैसे कि बिल्डिंग, इसको क्या करता है, पी वेव की वजह से क्या होता है, आगे पीछे भंवरों की तरह डोलता है, भंवरों की तरह ये बिल्डिंग जो है डोलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह डोलती है, ये कौन सी वेव्स की वजह से डोलती है, प्राइमरी वेव्स की वजह से, क्योंकि प्राइमरी वेव्स का काम ही है आगे पीछे आना जाना। ओके, प्राइमरी वेव्स हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव समझ गया बच्चा लोग, प्राइमरी वेव समझ गया, प्राइमरी वेव समझ गया। अब देखो प्राइमरी वेव लेंगे, सेकेंडरी वेव लेंगे, एंड सरफेस और एल वेव्स, सरफेस और एल वेव्स लेंगे। एंड जो ये गाइस दिस एक्टिविटी है, ये हम कल के सेशन में देखेंगे, ठीक है। आज इतना ले लेंगे, आई गेस 10 to 15 मिनट्स बाकी है, तो फटाफट देख लेते हैं। सेकेंडरी और एस वेव्स। अब देखो प्राइमरी का पी पहले इनिशियल जो था वो पी वेव्स को दिया, सेकेंडरी का जो इनिशियल था वो एस वेव्स को दिया। These waves which reach the earth surface after primary waves are called as secondary waves, यानी कि सबसे पहली वेव जो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है वॉल्केनो की वजह से, अदरवाइज अर्थक्वेक की वजह से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव के बाद जो पहुंचेगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। जैसे कि अब हमारा क्लास का टॉपर है, वो सबसे पहले आ जाता है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी, और जो उसके बाद आता है, सेकंड नंबर पे आता है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। अब इसे हाईलाइट कर लो, पहली बात तो मैं, आप बोलोगे दीदी आप क्यों हाईलाइट कर रहे हो, तो बच्चे लोग मैं हाईलाइट करूंगी ना तभी आप लोग हाईलाइट करोगे। अदरवाइज आप बोलोगे हाँ हाँ बाद में हाईलाइट कर लेंगे, बाद में हाईलाइट कर लेंगे। तो जब दीदी के क्लास में बैठते हो, दीदी के सेशन में बैठते हो, दीदी के पर्टिकुलर लाइव सेशन में बैठते हो, तो नोटबुक, पेन, पेंसिल, ठीक है, और हाइलाइटर लेके बैठना है, क्योंकि पता नहीं दीदी कब इंपॉर्टेंट चीज दे दे और कब इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें लेके बैठना, इंश्योर करते जाओ कि आप लोग ये चीजें लेके बैठे रहे। These were also scattered in all directions from the focus of the earth wave. अब कोई भी एनर्जी वेव हो यार, वो सारे डायरेक्शन में तो जाएगी, ऐसी फट के आ रही है तो हर डायरेक्शन में जा रही है, आगे पीछे आजू बाजू सारे डायरेक्शन से। देयर वेलोसिटी इज लेसर देन पी वेव्स। अब देखो अगर वेलोसिटी यानी कि पी वेव जो है वो फास्टेस्ट है, यानी कि पी वेव्स की जो स्पीड है वो एकदम फास्ट है, वेग जे आहे त्याचा पी वेव्स एकदम फास्ट आहे, ठीक आहे। आता पी वेव फास्ट म्हणून पी आधी येते, आता एस वेव्ह त्याच्यानंतर येते, म्हणजे एस वेव्हची कुठे ना कुठे स्पीड कमी असेल, तेच इथे दाखवून दिलेलं आहे। देयर वेलोसिटी यानी कि एस वेव की जो वेलोसिटी वो पी वेव से कम है, ये यहाँ पे बताया गया है।
The particles lying in the wave of this lying in the way of these waves move up and down in the direction of energy transfer. अब देखो जो भी इस वेव के रास्ते में रह रहा है, जो भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये किसके रास्ते में है, किसके रास्ते में है, सेकेंडरी लेयर के, तो इसका कैसा होगा, ऊपर नीचे ट्रैवल करेगा, अप एंड डाउन। दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ओनली अ सॉलिड मीडियम। पहली जो प्राइमरी वेव थी वो तीनों मीडियम से ट्रैवल करती थी, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। अब जो सेकेंडरी वेव है वो बस एक ही मीडियम से ट्रैवल करती है, दैट इज सॉलिड मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड इजी। इजी एंड इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ जो कि आपको याद रहने वाला है। बाकी तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इजी भी होगी, जो लर्न करने को, याद रखने को आसान जाएगी, ऐसी चीजें लिख के दे रही हूँ। They got absorbed as they enter the liquid medium. वो कैसे हो जाते हैं, absorb हो जाते हैं जैसे ही वो liquid medium में जाते हैं। For example, this is the solid particle of a secondary wave. पानी है मेरे पास, उस पानी में अगर ये चले जाएगा तो ये पूरा कैसे हो जाएगा, absorb हो जाएगा, पानी इसको क्या करेगा, पूरा absorb करेगा। The building on the earth surface move up and down because of this waves. अब जो भी बिल्डिंग है, जो भी आगे पीछे होती है, वो प्राइमरी वेव्स की वजह से होती है, और जो ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है, वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी वेव्स की वजह से होती है। ओके जस्ट एक सेकेंड है, एक सेकेंड। ओके ओके, the buildings on the earth surface move up and down because of this waves. These are more destructive than p waves. अब देखो हर चीज में p waves से पीछे, यानी कि p स्पीड में p waves से पीछे है, मीडियम में सिर्फ एक ही मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, पर p वेव से ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, यानी प्राइमरी वेव से ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, सेकेंडरी वेव्स पहुंचाता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो आई एम गिविंग यू ऑल 2 minutes टू रीड दिस, पूरा सेकेंडरी वेव्स अच्छे से रीड कर लो, देन वी विल टेक एस एल वेव्स लेंगे हम। ओके एक सेकेंड में आपको खोल के देती हूँ, क्या, रीड इट फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अब मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपको बस क्या करना है, उसको रीड करना है, यानी कि पक्के तरीके से आपको याद हो जाए। जस्ट रीड, फिर मैं आपको क्या करूंगी, आगे का पढ़ाऊंगी, दैट इज एल वेव अदरवाइज सरफेस वेव्स। चलो रीड इट रीड इट रीड इट फास्ट फास्ट फास्ट। फर्स्ट स्लाइड हो गई, ओके। सेकंड स्लाइड आप लोगों को खुद के मन से जो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, वो चीजों को आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो आपको करके दी है, पर अगर आपको आपके मन के भी लगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप वो चीज भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, आप वो चीज भी हाईलाइट कर सकते हो। ओके हो गया देन ना बात करते हैं सरफेस लेयर्स की, सरफेस वेव्स की। थर्ड इज सरफेस वेव्स, जिसे हम प्यार से कहते हैं एल वेव्स। अब बोलेगा दीदी एल क्यों एस क्यों नहीं, तो देखो जैसे कि प्राइमरी को इनिशियल दिया था पी, सेकेंडरी को इनिशियल दिया था एस, तो पहले ही इसे इनिशियल दे चुके हैं हम एस, तो हम फिर से इसे एस दे सकते हैं क्या, सरफेस को नहीं, इसलिए हमने सरफेस को क्या दिया एल। These waves are generated after the main P and S waves reach the epicenter. अब देखो यहाँ पे फोकस है, यहाँ से अर्थक्वेक हो रहा है, यहाँ पे पहली वेव पहुंच रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सी वेव पहुंच रही है, पहली प्राइमरी वेव पहुंच रही है। ये हमारा क्या है, एपिसेंटर है, जहाँ पे पहली प्राइमरी वेव पहुंच रही है, ठीक है, पहली प्राइमरी वेव पहुंच रही है। उसके बाद में क्या होगा, उसके यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेकेंडरी वेव आ जाएगा। अब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जब एपिसेंटर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद किसका काम शुरू होता है, सरफेस वेव्स का काम शुरू होता है। उसके बाद सरफेस वेव जो है खुद ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, they travel in the direction of the circumference of the earth along the crust। वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सर्कमफ्रेंस की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है बच्चा लोग, एल वेव्स है, यानी कि सरफेस वेव्स है। सरफेस वेव्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया, बस इतना बताया गया है कि प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जब एपिसेंटर पे पहुंच जाते हैं, तब जो सरफेस वेव्स है, एल वेव्स है, वो जनरेट होते हैं, ठीक है। वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के जो क्रस्ट का जो अलोंग द क्रस्ट है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, उस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हैं, और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये हमने देख लिया। ओके अब सिस्मोग्राफ, व्हाट इज सिस्मोग्राम, ग्राफ नहीं सॉरी ग्राम। To this instrument, a graph showing movements of seismic waves, seismograph can be generated. Seismogram ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है
जो कि आपको वेव्स की हालचाल बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अर्थ में क्या क्या, अर्थ में इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन सी वेव कैसी हिल रही है, कौन सी वेव कहाँ पर ज्यादा जनरेट हो रही है, कौन सी वेव कौन से शहर के नजदीक आ रही है, ये सब आपको कौन बताएगा, सिस्मोग्राम बताएगा, सिस्मोग्राफ बताएगा। कैसे बताएगा, ग्राफ ड्रॉ करके बताएगा, ग्राफ ड्रॉ करके। आपको आइडिया यहाँ पे था ना, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिस्मोग्राफ, ये इससे कनेक्टेड है। ये पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सरफेस सेकेंडरी वेव्स एंड एल इक्वल्स टू सरफेस वेव्स। ठीक है, प्री वेव्स थोड़े कम होते हैं डिस्ट्रक्टिव, एस वेव सेकेंडरी वेव्स उससे ज्यादा, और जो लास्ट हम जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सॉरी, सरफेस वेव्स, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब ये जो हमारा है, ये जो हमारा सिस्मोग्राम है, ये इन दोनों से क्या है, कनेक्टेड है। इन दोनों, इन तीनों के जो अंदर हालचाल हो रही है, ये हमको यहाँ पे इस ग्राफ में बताता है। ये यहाँ पे ग्राफ है कि इसमें हमें बताता है, ये बात तो समझ के लेना है। आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन। ठीक है, ये ग्राफ पढ़ने के बाद हमें अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था, जैसे कि हमने नेपाल का बताया 7 पॉइंट कुछ तो, 29 कुछ तो, एंड 6.6 ऐसा कुछ तो, दो इसका बताया हम। तो ये किसकी वजह से गिना गया, इस सिस्मोग्राम की वजह से गिना गया। Figure 2.11 shows a simple seismogram and a seismograph prepared from it. अब 2.11 आई गेस यही वाला था, हाँ 2.11, ये सिंपल सिस्मोग्राफ ग्राम आपको बताया गया है, अभी हमने समझ के लिया। Now, with the help of a modern technology, advanced seismographs have been designed. With their help, even microseismic waves can also be measured. अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग सिस्मोग्राम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अलग अलग सिस्मोग्राम्स डेवलप हुए हैं, जिसमें कि हमें छोटी से छोटी जो मूवमेंट है, छोटी से छोटी जो वेव है, उसके बारे में भी क्या पता चल जाता है, उसके बारे में भी पता चल जाता है, और उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायल दिस है, यहाँ से हम लेंगे कल, दैट इज इन अ पार्ट 3। आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। देखो आज के सेशन में हमने कहाँ से लिया, कल के सेशन में हमने फोल्ड माउंटेन तक लिया था, आज के सेशन में हमने टेंशन लिया। टेंशन यानी कि क्या, थी ना पेपर है, उसको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो फट जाएगा, तो उसको हम कहेंगे टेंशन। टेंशन के जैसे फॉल्स तैयार होते हैं, अगर वो प्रेस फॉल्स एक दूसरे के पास आ रहा है, टेंशन के जो वेव्स है वो एक दूसरे के पास आ रहा है, तो ब्लॉक माउंटेन तैयार होगा। अगर टेंशन के जो वेव्स है वो एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उसे ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। और जो टेंशन है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास दिया है मेघालय प्लेट्यू, और जो टेंशन है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, रिफ्ट वैली यानी कि हियर इज अ माउंटेन, हियर इज अ माउंटेन, ये वाला इस साइड जा रहा है, ये वाला इस साइड जा रहा है, यहाँ पे बीच में स्पेस रह गई, तो ये स्पेस हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली कहेंगे। ये हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। ओके, और एक चीज कही थी कि ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बीच में का पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ये भी किसकी वजह से बन रहा है, टेंशन की वजह से, और ये भी किसकी वजह से बन रहा है, टेंशन के वजह से। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। उसके बाद हमने रिफ्ट वैली देखी, फिर हमने कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग देखा। कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में हमने कैसे देखा कि दो चीजें जो है, दो अर्थ के जो क्रस्ट है, प्लेट्स है, वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं मूवमेंट्स की वजह से। तो वो जो दो मूवमेंट्स है, ठीक है, ये है और ये वाला एक, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो ये जो बीच में की जगह थी ये थोड़ी सी ऊपर आ गई, ये जब ऊपर आती है, सी लेवल के ऊपर आती है, तो हम इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। जिस कॉन्टिनेंट्स पर हम लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट गए, अदरवाइज एक दूसरे के साथ गए, अपोजिट गए, तो वो नीचे चले जाएगा, सी लेवल के अगर वो नीचे चले गया तो हम उसे सी बेड कहेंगे। अगर वो ऊपर आ गया तो हम उसे कॉन्टिनेंट कहेंगे, जो कि सी लेवल के ऊपर आ गया तो, और जो सी लेवल के नीचे चले गया उसे हम सी बेड कहेंगे। फिर हमने सडन मूवमेंट्स देखा, अर्थक्वेक के बारे में देखा हमने, अभी तक तो वॉल्केनो पे कुछ पहुंचे नहीं है। अर्थ मींस ग्राउंड एंड क्वेक मींस ट्रेम्बलिंग। अर्थक्वेक इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। हमने अर्थक्वेक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अर्थक्वेक को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो कैसे कर सकते हो, ये भी मैंने आपको ड्राइंग निकाल के इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया। ठीक है, उसके बारे में हमने अर्थक्वेक के बारे में देखा कि क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है, सिस्मोग्राम क्या होते हैं, तीन टाइप के लेयर्स कौन से होते हैं। ठीक है, हमने देखा फोकस क्या होता है, फोकस यानी कि जहाँ पर टेंशन आ रहा है वहां से टेंशन रिलीज हो रहा है। और एपिसेंटर देखा, एपिसेंटर यानी कि पहली वेव जहाँ पर पहुंच रही है वो जो प्लेस है उसको हम एपिसेंटर कहेंगे। एपिसेंटर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, हमने ये भी देखा
फिर हमने देखा कि 3 लेयर्स होती है, 3 वेव्स होती है, दैट इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव जो होती है वो एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचती है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। प्राइमरी वेव्स के बाद वहां पर पहुंचती है सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, वहां पर पहुंचते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स तो प्राइमरी वेव्स से उनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, और प्राइमरी वेव्स के बाद एपिसेंटर पे पहुंचते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, हर डायरेक्शन में फैलते हैं। प्राइमरी वेव्स के बारे में और एक बात याद रखनी कि तीनों मीडियम में रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड में हुआ तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और वैसे अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी बस होता है सॉलिड मीडियम में, और अगर उसको पानी में डाल दे तो पानी उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। प्राइमरी वेव्स को हम प्यार से पी वेव्स बुलाते हैं, पी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स को हम प्यार से एस वेव्स बुलाते हैं, और सरफेस वेव्स को हम प्यार से एल वेव्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एल वेव्स। इतनी बातें याद रखना है, इतनी बातें याद रखना है। प्राइमरी वेव्स के बारे में देखी, सरफेस वेव्स के बारे में देखी। सिस्मोग्राम क्या होता है ये भी देख लिया हमने, वो मेजर करता है, ठीक है, मेजर करता है। और सिस्मोग्राफ क्या है, अब सिस्मोग्राम क्या है, अब नए टेक्नोलॉजी की वजह से नया बनते जा रहा है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा होगा सेशन तो यार लाइक करके जाना। 10 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस लैक्स प्लस लाइक देना, भर भर के प्यार करना, और दिल दे के जाना सेशन को, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, दिल दे के जाना। कल हम यहाँ से लेंगे, कल हम इस ट्राई दिस एक्टिविटी से लेंगे, ठीक है। फिर हम ये सब देखेंगे, बहुत चीजें हैं, लेसन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पार्ट 3 में हम ये सब देखेंगे। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, नमूनों के साथ, और कल अपने नमूने के साथ चैनल पे आना, सब्सक्राइब कर देना। और उनको भी बोलना कि नमूने, तूने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देख टीचर्स कितनी मेहनत ले रहे हैं, देख चैनल वाले कितनी मेहनत ले रहे हैं, अनअकैडमी वाले कितनी मेहनत ले रहे हैं, तो जस्ट सब्सक्राइब इट। तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और एक प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर नोट्स डाले जाते हैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बता देना, आई विल क्लियर देम ऑल। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब एवरीवन। बाय बाय, धमाका मचा के आना है। बाय बाय एवरीवन।